नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं भवदेश। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तराखंड के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ उनका वर्चुअल संवाद होगा। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा अध्यक्ष बात करेंगे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से। पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। देहरादून भाजपा मुख्यालय में तैयारियां इस वक्त शुरू हो गई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि तमाम हिस्सों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की वर्चुअल रैली भी हमने देखी। इन सब के बीच भाजपा अध्यक्ष आज उत्तराखंड के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। वर्चुअल संवाद होगा। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होनी है। पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जिनसे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 to 1 बात करेंगे। और इसी पूरी बातचीत को लेकर, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को लेकर देहरादून में भाजपा मुख्यालय में तैयारियां शुरू हो गई। और बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर भी है। राम मंदिर के मॉडल में प्रस्तावित बदलाव, अब क्रूसीफॉर्म शेप का होगा मंदिर का मॉडल। मंदिर में पहले 2 मंडप थे, अब 5 मंडप होंगे और भव्य होगा मंदिर, जिसकी मांग बार बार की जा रही थी। गर्भगृह के ऊपर के मुख्य गुंबद के अलावा 3 मंडप गर्भगृह के बाद होंगे। एक और मंदिर के प्रवेश के पास एक छोटा मंडप होगा। पहले आकार जो था वो 313 बाई 149 फुट था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 344 बाई 235 फुट बना दिया गया है। ये प्रस्तावित मॉडल नया सामने आ गया। शिखर की चोटी की ऊंचाई पहले 138 फुट प्रस्तावित थी, जिसे बढ़ाकर 161 फुट किया गया है। और पत्थर की मात्रा पहले 2,43,000 घन फुट आकी गई थी, जो बढ़कर अब 3,75,000 घन फुट हो जाएगी। मंदिर के क्षेत्रफल में भी बदलाव किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और लगातार एबीपी गंगा ने आपको बताया था कि मांगे बार बार हो रही हैं कि मंदिर भव्य बने, मंदिर विशाल बने और मंदिर ऐसा बने कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो। और इसी चीज को लेकर विवाद की स्थिति भी संतों के बीच आई थी, लेकिन यह कहा गया था कि जो तीसरी बैठक होगी उसमें बदलाव पर बात होगी। शैलेश, मॉडल को लेकर जो बात लगातार आपने भी अपडेट दिया था, एबीपी गंगा ने भी बताया था कि मॉडल में बदलाव होगा और भव्य मंदिर बनाने की तैयारी है। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? अवधेश, देखिए, जब 18 तारीख को अयोध्या में बैठक हुई थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, तो उस बैठक के बाद ही जो बैठक में शामिल हुए सदस्य थे कामेश्वर चौपाल, उन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत में बताया था कि किस तरह से अब जो मंदिर के गुंबद हैं उनकी संख्या 5 हो जाएगी बढ़कर। इसके अलावा जो मंदिर की हाइट है वो हाइट भी अब बढ़ाकर 161 फीट कर दी जाएगी। और उन्होंने तब भी ये बात कही थी कि मंदिर के लिए जो पत्थर हैं वो और मंगाए जाएंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में जो पत्थर उपलब्ध हैं वो पर्याप्त नहीं है। और वही चीज़ें देखिए अब निकल कर सामने आ रही कि किस तरह से जो मंदिर की चौड़ाई है, जो ऊंचाई है, उन सब में परिवर्तन होगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा। इसके अलावा जो मंडप है वो बढ़ाए जाएंगे पहले से। देखिए, सबसे पहली बात कि शुरुआत से ही राम मंदिर कितना भव्य हो सकता है इस पर मंथन चल रहा है। और उसके बाद सोमपुरा परिवार से जो इसका एक मॉडल बनाया गया था चंद्रकांत सोमपुरा की तरफ से, उस मॉडल के बाद अब आगे उनके जो बेटे हैं वो लोग, आशीष सोमपुरा, निखिल सोमपुरा, ये लोग इस मॉडल को और भव्य रूप देंगे, जैसा उस बैठक में तय भी हुआ है। और लगातार इसी पर मंथन चल रहा है। बिल्कुल, शैली से एक चीज और समझना चाहते हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जो पूरा मंदिर है वो नागर शैली में बनेगा, अब बात सामने आ रही कि क्रूसीफॉर्म शेप होगा। ये क्रूसीफॉर्म शेप क्या है? देखिए, ये भी एक प्रकार का शेप है, एक आकार है जिसमें इस मंदिर को तैयार किया जाएगा। और अभी देखिए, ये प्रस्तावित एक मॉडल है, इसके बाद इसमें और भी कई तरह के अभी बदलाव किए जा सकते हैं, संभव है। बहरहाल क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है भूमि पूजन करने के लिए, वहाँ पर चांदी की ईंट रखी जाएंगी 40 किलो की, और वो जो 5 ईंट होंगी वो वहाँ रखी जाएंगी
और इसके बाद मंदिर का आगे निर्माण कार्य भी शुरू होना है। इसी को लेकर अब बिल्कुल अंतिम रूप में है ये मॉडल भी, जिसके आकार को तय किया गया है, किस तरह से कितना भव्य होगा, ऊंचाई से लेके चौड़ाई तक, अंदर किस तरह का होगा, बाहर के जो गुंबद होंगे उसको लेके एक चर्चा चली थी कि जो मंदिर का छतर होगा वो स्वर्ण का करने की भी बात चली थी। तो इन सारी चीज़ों पर भी अभी मंथन चल रहा है। तो बहरहाल कुछ चीज़ें तो स्पष्ट हो गई हैं कि उसका आकार कितना बड़ा होगा, कितना पत्थर इस्तेमाल होगा, कितनी ऊंचाई होगी, चौड़ाई होगी, आकार किस तरह का होगा। इसके अलावा अब कई और चीज़ों पर भी अभी मंथन जारी है। बिल्कुल, तमाम चीज़ों पर मंथन जारी है। शैलेश हमारे साथ आप बने रहिए, कुछ और अहम खबरें हैं जिस पर आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है। कोविड जांच के लिए अब पहचान पत्र जरूरी हो गई है। जांच से पहले पता सहित पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। डीएम अभिषेक प्रकाश ने सीएमओ को निर्देश दिए हैं। कई लोग जांच के समय सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और कोविड पॉजिटिव निकलने पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में काफी दिक्कत आ रही है। सभी सरकारी और प्राइवेट लैब अब निर्देश जारी करें। सीएमओ की तरफ से भी आदेश जारी हो गया है। आधार, डीएल, पासपोर्ट, वोटर आईडी दिखाने पर ही अब जांच संभव है। किसी को कोविड पॉजिटिव आने के बाद भर्ती नहीं कराया तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी। डीएम ने सभी उप जिलाधिकारी, अपर नगर मजिस्ट्रेट, नगर निगम के जोनल अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं और अगर किसी अधिकारी के क्षेत्र में एक भी कोविड पेशेंट भर्ती होने से छूटा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, क्या ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे थे कि कोरोना के डर की वजह से, पॉजिटिव होने के डर की वजह से कई मरीज ऐसे भागे कि उनको ढूंढना मुश्किल हो गया? बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, ये एक बड़ी समस्या आई। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी जा रहे हैं और जब कोविड टेस्ट कराने पहुंचते हैं तो वो लोग अपना सही पता नहीं भरते। और ये देखिए, कहीं ना कहीं लापरवाही उन लैब्स में भी की जा रही है बड़े स्तर पर, या जो टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं कि वो भी, अगर कई ऐसे मामले हैं जिनमें अगर मरीज ने बोल दिया कि वो अलीगंज का रहने वाला है तो सिर्फ अलीगंज लिख लिया। अलीगंज तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस मरीज को कहाँ ढूंढेंगे? अगर उसने गलत मोबाइल नंबर दे दिया तो उस समय कोई कॉल करके तुरंत तो चेक नहीं हो रहा है कि जो नंबर उसने दिया सही है गलत है। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। और दूसरी चीज़, अगर मरीज मान लीजिए मिलता भी है, उसकी फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर इशू हो जाता था। अगर कोई पॉजिटिव नहीं कराया, अगर मरीज ट्रेस नहीं होगा तो उसके जो बाकी लोग संपर्क में आए वो कैसे होंगे? ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन जो है वो और ज़्यादा फैलती जा रही थी। इसी वजह से साफ निर्देश है कि अब कोई भी कोरोना टेस्टिंग के लिए अगर जाता है सैंपल, तो जिसका वो सैंपल है उसका एक पहचान पत्र, जैसे पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी या ऐसा मान्य पहचान पत्र जिस पर उसका पूरा पता लिखा हो, ये जरूरी होगा। और इसके बाद उसका तो फोन जिन नंबर लोगों को वहाँ पर अपना दिया कोरोना जाएगा। टेस्ट करवाना है, जो कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं, उन्हें बात ध्यान रखनी होगी कि अब आप अपना कोई न कोई पहचान पत्र लेकर ही जाए, वरना टेस्ट नहीं होगा। शुक्रिया शैलेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर दिल्ली से भी है। आज से एम्स में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है। एसएमएस या ईमेल के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एम्स में वैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इसके साथ ही साथ एक नंबर है जिस पर कॉल करके आप हिस्सा बन सकते हैं। वो नंबर क्या है, नोट कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। 7428847499। एक बार फिर से नंबर हम आपको बता देते हैं, 7428847499 पर कॉल करके हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भी किया जा सकता है ctaiims.covid19@gmail.com, इस पर मेल किया जा सकता है। और क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए मेल करें। केवल दिल्ली एनसीआर के लोग ही ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं, ये भी शर्त है। और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 18 से 55 साल का जो है उम्र का, वो हिस्सा ले सकता है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, किस तरीके से पूरा ह्यूमन ट्रायल होगा, कितने लोगों पर ये ट्रायल होगा और कौन कौन हिस्सा ले सकता है? तो अभी केवल 100 लोगों को चिन्हित किया गया कि 100 लोगों को ही केवल ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। जो लोग डिस्ट्रिक्ट एनसीआर के अंदर रहते हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। 18 साल से लेकर 55 साल के स्वस्थ व्यक्ति जिनको कोई अन्य बीमारी नहीं है, एलर्जी नहीं है किसी भी चीज से, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिसके बाद एम्स में उनका परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद उनके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। आज से ये ट्रायल शुरू हो रहा है। एम्स ने अपनी तरफ से एक नंबर भी जारी किया है, ईमेल भी जारी किया है। इसके अलावा एसएमएस की भी सुविधा प्रदान की है। आप कैसे भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। जिसके बाद एम्स आपको बुलाएगा और फिर आपका एक स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद आपसे वैक्सीन का ट्रायल करेगा। शुक्रिया अविनाश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर कानपुर देहात से भी है, जहां पर शिव मंदिर के अंदर एक महिला का शव बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। फांसी के फंदे पर लटकता हुआ महिला का ये शव मिला है।
मंदिर में शव के पास से मोबाइल और बैग भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो बेहद सनसनीखेज खबर कानपुर देहात से, जहां पर शिव मंदिर के अंदर एक महिला का शव मिला है और संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। फांसी के फंदे से लटकता हुआ महिला का शव मिला है। मंदिर में शव के पास से मोबाइल और बैग भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर कानपुर देहात से, जहां पर एक शिव मंदिर में फंदे पर लटका हुआ एक महिला का शव बरामद हुआ है। हालांकि शिनाख्त हो पाई या नहीं हो पाई, इस पर अपडेट्स आपको देंगे। ये महिला कहां की रहने वाली है, कहां तक जांच आगे बढ़ी। लेकिन पहली खबर ये कि कानपुर देहात में शिव मंदिर के अंदर एक महिला का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला है। मंदिर परिसर में जहां पर शव मिला वहां पर एक मोबाइल और बैग भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर कानपुर देहात से, जहां पर शिव मंदिर के अंदर एक महिला का शव मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिले से हड़कंप मच गया। फांसी के फंदे से लटकता हुआ महिला का शव मिला है। मंदिर में शव के पास से मोबाइल और बैग भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का मामला है, जहां पर एक शिव मंदिर में महिला का शव बरामद हुआ। फांसी के फंदे से ये शव लटका हुआ था। हालांकि महिला के शव के पास एक मोबाइल और बैग भी मिला है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और कानपुर अपहरण कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के सामने फिरौती लेकर फरार होने का मामला जो है, तत्कालीन एसओ बर्रा की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बैग फेंके जाने के बाद घटना स्थल पर एसओ गए ही नहीं। चेकिंग अभियान चलाने के बजाय थानाध्यक्ष मौके से लौट गए। एसओ रणजीत राय का ऑडियो भी सामने आ गया है। तो कानपुर अपहरण कांड में एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये कि पुलिस के सामने फिरौती लेकर तो अपहरणकर्ता फरार हो गए, लेकिन तत्कालीन एसओ बर्रा रणजीत राय, जिन्हें इस वक्त पद से हटा दिया गया है, वो बैग फेंके जाने के बाद घटना स्थल पर गए ही नहीं। चेकिंग अभियान चलाने के बजाय एसओ मौके से लौट गए। एसओ रणजीत राय का ऑडियो भी सामने आया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बर्रा में जो कुछ भी इस अपहरण कांड में हुआ, कहीं बिकरू जैसी कहानी तो नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस के सामने फिरौती की रकम दी जा रही है, बैग को फेंका जा रहा है और उसके बाद पुलिस मौके पर न पहुंचे, चेकिंग अभियान न चलाए, थाने में लौट जाए, तो फिर सवाल उठते हैं। और बड़ी खबर मथुरा से भी है, जहां पर राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अनुराग गोस्वामी, भृगुवंशी सहित अन्य आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बिना अनुमति कार्यक्रम करने, भीड़ जुटाने पर मुकदमा हुआ है। दरोगा मोहित कुमार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल अनुराग गोस्वामी, भृगुवंशी सहित अन्य आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बिना अनुमति कार्यक्रम करने और भीड़ जुटाने पर मुकदमा हुआ है। दरोगा मोहित कुमार की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो तमाम सामाजिक लोग हैं वो मानने को तैयार क्यों नहीं है। फिर चाहे सांसदों की बात कर लें, विधायकों की बात कर लें, सामाजिक संगठनों के मुखियाओं की बात कर लें, हर जगह पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए मथुरा से। सौरभ, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम था, कितनी भीड़ थी जिसके बाद मामला दर्ज किया गया? देखिए, सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे और जमकर वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। और वहाँ पर बता दें आपको कि पुलिसकर्मी भी वहाँ पर मौजूद थे और बिना परमिशन के ये कार्यक्रम कराया गया था अनुराग गोस्वामी द्वारा, जो हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जमकर वहाँ पर एक महिला वहाँ पर जिसने अधिवक्ता है, उसने एक आरोप लगाया था कि ट्रांसफर के नाम पर पैसे लिए थे 1 लाख रुपए, जिसके बाद वहाँ पर हंगामा हुआ, उस महिला के साथ मारपीट की। 2 मामले दर्ज हुए, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का और बिना कार्यक्रम के परमिशन के कार्यक्रम कराना, और दूसरा उस महिला के साथ मारपीट करना। 2 मुकदमे इनके खिलाफ थाना हाईवे में दर्ज हुए हैं। शुक्रिया सौरभ, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।
तो मथुरा में बिना अनुमति कार्यक्रम करने और भीड़ जुटाने पर कार्रवाई हुई है। और ये जो कार्यक्रम था ये राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष की तरफ से किया गया था, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिना अनुमति के कार्यक्रम किया गया था, भीड़ जुटाई गई थी, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इस वक्त बेहद जरूरी है, लेकिन उस नियम का पालन नहीं हुआ था। और बड़ी खबर आगरा से भी है, जहां पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष को नजरबंद कर दिया है। जिलाध्यक्ष राम गोपाल बघेल और कार्यकर्ता समर्थक नजरबंद हैं। अवंती बाई होलकर और दुर्गा दास राठौड़ की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता सपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में मौजूद है पुलिसकर्मी। जिलाध्यक्ष राम गोपाल ने पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया है। सपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष के साथ चुनिंदा कार्यकर्ता मौजूद है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष को नजरबंद कर दिया। जिलाध्यक्ष राम गोपाल बघेल और कार्यकर्ता जो हैं वो समर्थक नजरबंद किए गए हैं। अवंती बाई होलकर और दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ये पूरा मामला क्या है, क्यों नजरबंद किया गया इन लोगों को? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में ये है कि अवंतीबाई होलकर और दुर्गा प्रसाद राठौर जो महापुरुष हैं, उनकी और तमाम अन्य कार्यक्रमों को लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष रामगोपाल बघेल और वाजिद निशान तमाम कार्यक्रम करने वाले थे। इसको लेकर पुलिस पहुंच जाती है उन दोनों के घर पे और कार्यालय पे, ताजगंज में जो कार्यालय, और इसलिए पहुंच जाती है कि किसी भी तरह से धारा 144 लागू है और किसी भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़े। तो इसको लेकर पहुंच जाती है और उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरा पार्टी कार्यालय को छावनी बना दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे इस समय मौके पर हैं और दोनों महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष से बात कर रहे हैं और उनसे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई है। लेकिन समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि देखिए, जिस तरीके से विधायक योगेंद्र उपाध्याय एक तरफ पूरी तरह से, बिल्कुल सवाल नितिन यही है कि धारा 144 ऐसा तो है नहीं केवल विपक्ष के लगा है। अगर विपक्ष धारा 144 का उल्लंघन कर रहा है तो क्या विधायक जी पर भी कोई कार्रवाई हुई? देखिए, विधायक योगेंद्र उपाध्याय पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई अधिकारी उन पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लगातार इनके यही आरोप है कि एक नियम एक तरफ लागू नहीं होने चाहिए और दोनों तरफ से नियम सभी के लिए समान लागू है और इस तरीके से अब उनको पार्टी कार्यालय से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। विपक्ष का सीधा गंभीर आरोप है समाजवादी पार्टी का कि सारी, बिल्कुल सवाल यही उठता है कि आखिर माननीय क्यों नियम मानने को तैयार नहीं है। शुक्रिया आपका नितिन, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और देवरिया जिले से अस्पताल की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एक महिला अपने पिता को स्ट्रेचर पर ले जाती दिखी और साथ में उसका 4 साल का बेटा भी, जो बेटी है वो भी स्ट्रेचर को धक्का लगाते दिख रही है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, आप तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दावे कितने भी कर लिए जाएं, लेकिन कुछ सिस्टम में बैठे अधिकारी किस तरीके से दावों का दम निकाल देते हैं। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, देवरिया का वीडियो है। इस वायरल वीडियो की जब एबीपी गंगा की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि वीडियो 3 जुलाई का है, जिसमें गांव के दबंगों ने महिला के पिता को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद महिला खुद अपने घायल पिता को अस्पताल लेकर पहुंची और स्ट्रेचर पर पिता को अस्पताल के अंदर ले जाने पर पूछने पर महिला ने बताया कि स्ट्रेचर खींचने के लिए कर्मचारी को पैसे देने पड़ते और पैसा नहीं था। इस वजह से महिला ने स्ट्रेचर खींचा और 4 साल का जो बच्चा था वो भी स्ट्रेचर में धक्का लगा रहा था। फिलहाल इस मामले पर अस्पताल का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं कि जो अस्पताल में अधिकारी बैठे हैं उनकी हालत और उनकी जिम्मेदारी कैसी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवरिया की और हमारे साथ देवरिया के डीएम अमित किशोर जी जुड़ गए हैं। सर, ये तस्वीर हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं अस्पताल की। यहाँ पर 3 तारीख की तस्वीर है जहाँ पर महिला अपने पिता को स्ट्रेचर पर खींचती हुई ले जा रही है और उसका कहना यह था कि अगर स्ट्रेचर अस्पताल के कर्मचारी ले जाते तो पैसे देने पड़ते। सर, सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, हेलो सर, बाबू मोहन सिंह जिला चिकित्सालय की तस्वीर हम डीएम साहब दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक महिला अपने पिता को स्ट्रेचर पर ले जा रही है और महिला से पूछी गई वजह तो उसने कहा कि अस्पताल के कर्मचारियों को स्ट्रेचर खींचने के पैसे देने पड़ते, इसलिए खुद हमें स्ट्रेचर ले जाना पड़ा।
इसमें मैं अभी खुद अस्पताल में ही था। अभी मैं वहाँ मैंने इसकी जांच भी प्रथम दृष्टया की है और इसमें ये पहले का वीडियो है जी। और उस समय जो ये आउटसोर्सिंग के द्वारा जो एजेंसी है जो साफ सफाई और अन्य सुविधाएं जिला अस्पताल में पहुंचाती प्राइम क्लिनिक उनके कर्मचारियों के द्वारा उस दिन हड़ताल कर दिया गया था वेतन विसंगति के कारण। तो उसमें इनको समस्या आई कि स्ट्रेचर मिल गया लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं था। और जो आपने अभी बात बताई है इसमें मैंने उच्च स्तरीय जांच बैठा दी है। एडिशनल सीएमओ है और एसडीएम सदर इसकी जांच कर रहे हैं। शाम तक मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी और इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। बिल्कुल सर, आपने कहा कि जो कंपनी थी, क्या ऐसे लोगों को उनका ऑपरेशन भी होना है, वो उसकी सारी तैयारी कर ली गई है। जो छेदी यादव जी है उनका ऑपरेशन भी होना है, उसकी पूरी बिल्कुल सर, ये अच्छी बात है कि उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन जिस कंपनी के कर्मचारी थे, क्या ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि एक छोटा सा 4 साल का बच्चा उस स्ट्रेचर को धक्का दे रहा है। अगर उस बच्चे को देखकर ऐसे लोगों की संवेदनाएं नहीं जागती तो सर ये लोग तो स्वास्थ्य महकमे के लिए चुनौती हैं, ऐसे कर्मचारी। जी बिल्कुल, इसकी जांच की जाएगी और जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अमित किशोर डीएम देवरिया जुड़े थे। उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर एक उच्च स्तरीय जांच बिठा दी गई है, साथ ही साथ जो कंपनी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और डीएम ने यह भी दलील दी है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उस परिवार को दी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद भी अगर किसी कर्मचारी के मन में संवेदना न आए तो फिर सवाल उठता है कि ऐसे लोग क्या कम से कम हेल्थ सिस्टम में काम करने की अर्हता रखते हैं? क्योंकि हेल्थ सिस्टम में तो उन लोगों को काम करना चाहिए जिनके मन में कुछ मानवता हो। अगर 4 साल का बच्चा स्ट्रेचर को धक्का लगा रहा है और उसके बाद भी किसी कर्मचारी का दिल नहीं पसीजता तो फिर सवाल पूरी व्यवस्था पर है। हालांकि एबीपी गंगा ने सीएमओ से भी इस बारे में सवाल करने की कोशिश की, लेकिन सीएमओ साहब मौन है। हालांकि डीएम ने कहा है कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी, एसडीएम और एडिशनल सीएमओ को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि जो सीएमओ साहब हैं उनकी चुप्पी का मतलब क्या समझा जाए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा जी तमाम मामले आते हैं जिनकी जांच के दावे किए जाते हैं लेकिन वक्त के साथ वो फाइलें धूल फाकने लगती हैं और फिर शुरू होता है एक ऐसी घटना का इंतजार जिसमें पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। तो ये तस्वीरें हमने आपको देवरिया की दिखाई जहां पर एक महिला अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंची थी, लेकिन स्ट्रेचर उसे केवल इसलिए खींचना पड़ गया क्योंकि अस्पताल के कर्मचारी स्ट्रेचर खींचने का भी पैसा मांगते हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, विकास दुबे एनकाउंटर मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 4 याचिकाएं विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में लगी हैं और इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। तुषार मेहता उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे हैं। आपको बता दें कि एक सुनवाई पहले हो चुकी है, उसके बाद जो दूसरी सुनवाई होनी थी उसके लिए सोमवार का दिन मुकर्रर किया था अदालत ने। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या अपडेट मिल रहे हैं सुनवाई को लेकर? अगर बात करें अभी तो अभी दलील रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 2 वकील पेश हुए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए भारत सरकार के उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए अपना पक्ष रखा है, जहां पे उन्होंने बताया है कि विकास दुबे का एनकाउंटर फेक नहीं है, उसकी जांच उत्तर प्रदेश सरकार पहले से करा रही है। विकास दुबे एक जाना माना अपराधी था, उसने पुलिस को कुछ दिन पहले ही मारा था और जिस दिन एनकाउंटर हुआ उस दिन फिर से मारने की कोशिश की, जिसके जवाब में विकास दुबे मारा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यहाँ पे कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि आपने न्यायिक समिति गठन तो किया है, लेकिन क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को रखा जा सकता है? क्या एक पूर्व पुलिस अधिकारी को भी आप रख सकते हैं? अभी जो दलीलें चल रही है, प्रशांत भूषण जो की याचिकाकर्ताओं की वकील की ओर से भी दलीलें रख रहे हैं। शुक्रिया अविनाश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और रुद्रप्रयाग से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां पर गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर एक ट्रैक्टर मशीन लेकर जाता दिख रहा है। रूह कपाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप तस्वीर देखिए। बता दें कि केदारनाथ आपदा के बाद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के मजदूरों ने गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग का निर्माण किया और पैदल मार्ग से ही ट्रैक्टर में मशीनों को केदारनाथ पहुंचाया गया था।
इसके बाद से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ट्रैक्टर मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इन दिनों केदारनाथ पैदल मार्ग पर ऊर्जा निगम का कार्य चल रहा है, लेकिन आप देखिए सीढ़ी पर ट्रैक्टर चल रहा है, वो भी सीधी खड़ी चढ़ाई है। थोड़ी सी लापरवाही हो तो यहाँ पर कितने लोगों की जान चली जाएगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। हालांकि कोशिश यह है कि निर्माण कार्य जो चल रहा है वो वक्त रहते पूरा हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्या इस तरीके की लापरवाही होगी। आप देखिए ट्रैक्टर सीढ़ियों पर चल रहा है और वो भी सीधी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। यहां पर थोड़ी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। रुद्रप्रयाग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस ट्रैक्टर पर मशीन लदी हुई है, ऊर्जा निगम का पूरा काम चल रहा है। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर ट्रैक्टर इस मशीन को लेकर जा रहा है। आपको बता दें कि गौरीकुंड से ही केदारनाथ तक का जो पैदल मार्ग है वो शुरू होता है, लेकिन सीढ़ियों पर मशीन लेकर चलता है ट्रैक्टर। ये जो तस्वीरें हैं ये लोगों को हैरान कर रही हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।